हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो विषय है अपठित गद्यांश, कक्षा 12 और 11 दोनों ही कक्षाओं में ये एक महत्वपूर्ण विषय है। आपके कक्षा के प्रश्न पत्र में सबसे पहले यही आता है गद्यांश पूर्ण। एक गद्यांश आपको दिया हुआ जो अपठित गद्यांश होता है, आपको जिसने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा होता है, उस पर 15 मार्क्स को लेकर एक पैरा आता है जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिससे लघुत्तरीय रूप में आपने उसका उत्तर देना होता है। तो वो गद्यांश प्रश्न पत्र में उन 15 नंबर वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु उस गद्यांश को, उसके प्रश्नों को सोल्व करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वह अधिकांश जो विद्यार्थी होते हैं वह उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं लिख पाते। मतलब हमारे उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न गद्यांश के थ्रू में करने होते हैं, जो नंबर हमें कंफर्म हो जाते हैं कि हमारे आने चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसका सही उत्तर नहीं दे पाने के कारण से वह प्राप्त नहीं कर पाते और हमारे रिजल्ट में हमें कम मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आज आपके सिलेबस का वही पोर्शन में लेकर आया हूँ, गद्यांश बोध की किस तरह हमें उस गद्यांश को सॉल्व करना चाहिए, उसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। कक्षा 11 और 12 दोनों के में ही प्रश्न पत्रों में आता है अपठित गद्यांश बोध जो है आपका। तो अपठित गद्यांश होता क्या है, सबसे पहले इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि जो अपठित गद्यांश है वो क्या होता है। तो आइए, अपठित गद्यांश का जो सामान्य अर्थ है वह गद्य का ऐसा अंश, ऐसा भाग जिसे न पढ़ा गया। मतलब आपके सिलेबस में जितना भी गद्य पोर्शन है, कहानियां हैं, निबंध हैं, वो उनमें से नहीं आएगा, वो बाहरी रूप से आएगा। गद्य का पोर्शन होगा, लेकिन वह वो अंश होगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। अपठित गद्यांश अनुच्छेद को हल करने में अर्थ ग्रहण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब जो हम पैरा पढ़ रहे हैं, जो गद्यांश हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ, उसका भाव हमारी समझ में आना चाहिए। उसी के पश्चात हम उसके प्रश्नों का उत्तर सही रूप से दे सकते हैं। तो किसी अपठित अनुच्छेद को पढ़कर उसके भीतर निहित सामान्य अर्थ को ग्रहण करना अर्थ ग्रहण कहलाता है। हमने कोई पंक्तियां पढ़ी, एक पैरा पढ़ा, उसका सामान्य जो अर्थ है, सामान्य अर्थ होता है कि शब्द गद्यांश को पढ़ते हुए जो वाक्य है उसको पढ़ते ही आप उसे समझ जाओ, वो सामान्य अर्थ है, तो अर्थ ग्रहण कहलाता है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भावबोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थियों की भाव ग्रहण अक्षमता का मूल्यांकन किया जा सके कि आखिर किसी शब्दों के आप भाव को कितना समझते हो। आप सिर्फ उसके सामान्य अर्थ को समझ रहे हो या उसमें छिपे हुए गूढ़ अर्थ को भी समझ रहे हो, कि उन शब्दों के पीछे जो दूसरे शब्दों के जो भाव कहे गए हैं आप उनको भी समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। इसी उद्देश्य से आपके सिलेबस में गद्यांश बोध का ये टॉपिक आया है, जिसपे आपको 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन बटा होगा, उस गद्यांश का शीर्षक भी आपसे पूछा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर कैसे, प्रश्नों के जो उत्तर जो गद्यांश के बाद हमें पूछे जाते हैं उनके उत्तर कैसे देना चाहिए, कैसे हम पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसके विषय में हम जानते हैं कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले दिए गए गद्यांश को पूर्ण मनोयोग से पढ़कर उसका आशय, अर्थ और भावार्थ, अर्थ सामान्य अर्थ में समझ में आ गया, भावार्थ जो गूढ़ अर्थ वो बताना चाह रहा है वो समझ में आना चाहिए, उसको समझने का पूरा प्रयत्न हमें करना चाहिए। यदि गद्यांश का अर्थ अथवा भावार्थ समझ में आ जाता है, हमें अर्थ समझ में आ गया है, तो उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है सबसे पहले इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गद्यांश को पढ़ने से पहले आप एक बार प्रश्न पढ़ लें। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह समझने का प्रयास करें कि प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं अथवा सांकेतिक या प्रतीकात्मक रूप से हैं। ठीक है, कि प्रश्न सीधे सीधे पूछें कि आपको कोई संकेत दिया गया है किसी प्रकार के प्रश्न का, वो ध्यान से समझना है। सेकंड पॉइंट है, प्रश्न यदि सीधे सीधे पूछे गए हैं तो उनका उत्तर गद्यांश को पंक्तियों में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। ठीक है, यदि सीधे सीधे हैं तो गद्यांश में कहीं ना कहीं सीधे सीधे ही आपको उसके उत्तर भी मिल जाएंगे।
तो आपको क्या करना है, प्रश्न के अनुरूप उन पंक्तियों को रेखांकित करना है जिस तरह से मैं रेखांकित कर रहा हूं, और उन प्रश्नों को के ऊपर उनका क्रमांक लिख देना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अब जिस रूप में प्रश्न पूछे गए हैं उसी रूप में गद्यांश की पंक्तियों के सरल हिंदी वाक्य बनाकर उत्तर लिखकर पूर्ण कीजिए। ऐसा ना हो कि आप ज्यों का तो जितना जो गद्यांश में पंक्तियां जिस रूप से लिखी हैं उसे ज्यों का तो आप उसे उत्तर पुस्तिका में उतार दो। नहीं, उसे समझना है, अपने शब्दों में परिवर्तित करना है, सरल वाक्यों में परिवर्तित करना है, और उसके पश्चात आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर जहां तक संभव हो अपनी भाषा में लिखें। वही बात मैंने बोली है कि उसको उसी की भाषा में नहीं लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। यदि आप अपनी भाषा में ठीक उत्तर ना दे पा रहे हो तो, ठीक है, यदि उत्तर अपनी भाषा में नहीं दे पा रहे हैं तब गद्यांश की भाषा को ही प्रश्नों के अनुरूप परिवर्तित कर लिखने चाहिए। इसका बस एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच रहा होगा, यदि आपने अपनी भाषा में उत्तर दिया है तो वो प्रसन्न हो जाएगा, और वो प्रसन्न हो जाएगा तो आपको प्रसन्न कर देगा, मार्क्स देगा। और यदि आपने गद्यांश की भाषा का प्रयोग किया है तो वह आपकी क्षमता को निम्न आंकेगा, और निम्न आंकने के साथ आपको नंबर्स भी कम ही देगा, फिर वो आपके साथ भी निम्न अंक आंकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर सटीक, स्पष्ट और उसी शैली में होने चाहिए, उसी शैली और रीति में होने चाहिए जिस रीति या शैली में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जिस शैली में उन्होंने प्रश्न को पूछा है उसी शैली में आप उत्तर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर की भाषा सरल, सुबोध और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसकी भाषा सरल रखोगे, सुबोध जो समझ में आए, बोधगम्य हो वैसी भाषा रखोगे, व्याकरण सम्मत, उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन गलत नहीं होना चाहिए, विराम चिन्हों का पूर्णतः सही प्रयोग करोगे, गलत प्रयोग नहीं करोगे। उसी की महत्वता को देखते हुए उन्होंने ये पॉइंट दिया है कि साथ ही प्रश्नों के उत्तर सीमित शब्दावली में भी हों, कि आपसे लघु उत्तरीय पूछा है तो किसी भी क्वेश्चन की जो शब्दों की मात्रा है वो असीमित ना हो जाए। आप कोशिश करो कि 25 से 30 शब्दों में उस उत्तर को दे डालो। लघु उत्तरीय पूछ रहा है, विस्तृत या दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछ रहा है। लघु उत्तरीय में आप 25-30 शब्दों में से समाप्त कर दें। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यदि गद्यांश का अर्थ स्पष्ट ना हो तो तब क्या करें। अभी तो ये था, आपने गद्यांश पढ़ा है, सरल शब्दों में, सरल भाव में, सरल अर्थ आपको समझ में आ गया है, तो आपने उसके उत्तर आसानी से दे दिए। लेकिन यदि अर्थ स्पष्ट ना हो तब क्या करें। कभी कभी आता ना कि आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट आ गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये पैरा हमें कैसे सॉल्व करना है, ये तो 15 नंबर में आएंगे नहीं। परंतु नहीं, उसके भी पॉइंट्स हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको बस ध्यान से समझना है। चलिए, यदि गद्यांश का अर्थ स्पष्ट ना हो तो गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है। यदि सामान्य गद्यांश है तो आपको एक बार में पढ़ के समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। सामान्य गद्यांश है तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। परंतु आपको लगता है कि नहीं, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो आपको 2 या 3 बार उसको और पढ़ना है, तब अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि फिर भी अर्थ स्पष्ट ना हो तो स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। अब क्या, आपको और अपने आप से ही प्रश्न पूछने हैं। अब वो क्या प्रश्न है? सबसे पहला, गद्यांश में किस विषय में बात की जा रही है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर गद्यांश किस विषय पे आधारित है, हमें क्या कहने का प्रयत्न किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस गद्यांश का, क्या विषय है। ठीक है। सेकंड, गद्यांश बोध का उस विषय का पूछे गए प्रश्नों से कुछ संबंध है कि नहीं है। जो गद्यांश है और नीचे जो प्रश्न दिए हैं उन दोनों में संबंध अवश्य होगा। आपको वो संबंधी खोजना है, वो संबंधी ढूंढना है। ठीक है। नेक्स्ट, गद्यांश और प्रश्नों के संबंध को समझकर उस संबंध के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है। अब क्या करना है, सामान्य अर्थ तो है नहीं, अब तो गूढ़ अर्थ है। अब आपको उन प्रश्नों का संबंध समझना है और संबंध के आधार पर ही उत्तर लिखने हैं। ठीक है। गद्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों, शब्द युग्मों, नए शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ समझना है और संदर्भ जानने का प्रयास करना है। ठीक है। आपको प्रयास करना है अपने भाव का। इन अर्थों और संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में ही प्रश्नों का उत्तर लिखें। ठीक है। अब जो अर्थ आपकी समझ में आया है उस गद्यांश का जो संदर्भ आप समझ पाए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में, उससे जुड़ा हुआ, उससे उसका संबंध होना चाहिए, तभी एग्जामिनर को समझ में आएंगे और आप अच्छे विद्यार्थी के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होंगे। नेक्स्ट,
गद्यांश में प्रयुक्त श्रुतिपरक और नीतिपरक दो चीजें, श्रुतिपरक प्रयोग हो रहा है, शब्दों का प्रयोग हो रहा है, नीतिपरक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उन वाक्यांशों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको समझे बिना गद्यांश का अर्थ और संदर्भ दोनों ही समझ में नहीं आएंगे। तो सूक्ति हैं जो नीतिपरक बातें गद्यांश में की गई है, आप उनको अच्छी प्रकार से समझ लें। प्रायः गद्यांश में उठाई गई समस्याएं, विचार और उद्देश्य संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः गद्यांश को पढ़कर उसमें उठाई गई समस्या, विचार और उद्देश्य को अवश्य समझें। ठीक है, आपके पास जो भी गद्यांश आएगा उसमें कोई समस्या उठाई गई है, कोई विचार दिया गया है, तो आपको उसको पूर्ण प्रकार से उन्हें समझना है, क्योंकि वो जो प्रश्न होंगे वो उसी से संबंधित होंगे। यदि आप सामान्य रूप से उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो गूढ़ अर्थ समझकर उससे रिलेटेड आप उसको उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, न देने से कुछ देना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यदि आप कुछ भी उत्तर नहीं लिखोगे, उसको पूरा छोड़ दोगे, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और आपने कुछ लिखने का प्रयास किया है तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, प्रयासरत बच्चा है, प्रयास किया गया है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको इसमें ध्यान देना है। तो नेक्स्ट ये बातें जो दोनों दी गई हैं कि आपको 2 पॉइंट्स बताए गए हैं मेन रूप से, जो इससे पहले वाली स्लाइड्स में था कि आपको ध्यान देना है यदि आपको सामान्य अर्थ में समझ में आ गया है, और यदि नहीं आया है तो तब क्या करना है। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, यही इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आपकी पुस्तक में जो गद्यांश दिए गए होंगे, आप कुछ गद्यांशों को लेकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे से आपकी ये तैयारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लास्ट में आता है पवित्रता। स्वामी विवेकानंद जी की क्वेश्चन है, पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक हैं, और सबसे ऊपर प्यार है। स्वामी विवेकानंद जी के इन चारों शब्दों को महत्वपूर्ण रूप से देंगे। पवित्रता, आपके जीवन की पवित्रता, शुद्धता। धैर्य, आपके जीवन में धैर्य का होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दृढ़ता, अब एक विद्यार्थी के लिए दृढ़ता से अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप दृढ़ लक्ष्य बना लो अपने जीवन में, अपने आप को काबिल बनाने का किसी चीज़ के, तो उस पर धैर्य रखते हुए, अपने विचारों को पवित्र करते हुए आप उस सफलताओं को अवश्य प्राप्त कर लोगे। और सबसे ऊपर कहा है कि प्यार, प्रेम, इन सब को पाने में आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना ना भूलें। सब प्रेम के साथ, सहयोग के साथ आपको कोई भी काबिलियत हासिल हो जाएगी, कोई भी सफलता हासिल हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी के इन विचारों को अपने जीवन में साकार कीजिए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।